वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो आप सब? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं। आई होप आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज हम ज्यादा टाइम जो है वो अदर चीजों में नहीं लगाएंगे, सीधा हम टॉपिक पर आएंगे क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, हम जानते हैं। हम आप लोगों के लिए जो आज लेकर आए हैं वो ये लेकर आए हैं कि हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज वीडियो बनाने वाले हैं। चैप्टर को बहुत कंसाइज करके जो मेन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको कवर करने वाले हैं और थोड़े समय में आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज होने वाला है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो आपका अकाउंट्स का 12th क्लास का सीबीएसई का टर्म 1 का पहला चैप्टर है। वो कौन सा चैप्टर है जो एग्जाम में आने वाला है, हम उसकी सारी की सारी डिस्कशन आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी गलती ना करें। चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम है, आप जैसा जानते हो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ये आपके चैप्टर का नाम है, फंडामेंटल। ठीक है गाइस, तो अब हम इस चैप्टर के बारे में जो मेन चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहली बात, डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी? पार्टनरशिप की। वो किसके अंदर दी गई है गाइस? पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका सेक्शन आपको पता होगा, सेक्शन हमारा कौन सा है गाइस? 4, जिसके अंदर बताया गया है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स के बारे में बोला गया, पर्सन एक इंडिविजुअल नहीं, पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, जो सभी के द्वारा चलाया जा सकता है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर गाइस, जल्दी से हम रिवीजन करते चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करते चलते हैं। इसके बाद आता है पार्टनरशिप, पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप नेम। तीन चीजें। पार्टनर्स कौन होते हैं? जब पर्सन्स एग्री करते हैं कि हम बिजनेस को करने वाले हैं साथ में, तो उन्हें इंडिविजुअली क्या बोला जाता है? पार्टनर बोला जाता है। और कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? फर्म बोला जाता है। और जिस नेम पर वो बिजनेस को करते हैं उसे क्या बोला जाता है? फर्म नेम। उसे फर्म नेम बोला जाता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद गाइस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है? नेचर। यस भैया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। गाइस देयर इज 2 पॉइंट ऑफ व्यू। यस भैया बताइए, देयर इज 2 पॉइंट ऑफ व्यू, वन इज लीगल और वन इज अकाउंटिंग। यस बिल्कुल सही। बताओ लीगल क्या होता है? लीगल क्या कहता है? लॉ क्या कहता है? अकाउंट, जो पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म है दोनों सेम है। अगर फर्म बंद हो जाती है तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल होगी पे करने के लिए डेट को। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग है। दैट्स व्हाई अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? पार्टनर की कैपिटल को लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद देखिए गाइस हम चलते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, एसेंशियल्स आती है किसकी? पार्टनरशिप फर्म की। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए गाइस एक एक को हम करते चलते हैं। देखिए सबसे पहला आता है हमारे पास क्या? 2 और मोर पर्सन। एज यू नो कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होने जरूरी है। बिल्कुल सही। और वो पर्सन गाइस, मैं इंपॉर्टेंट बात, यस माइंड माई वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि वो पर्सन कैसे होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो उनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब लोग क्या कहते हैं? कौन पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है? पहला माइनर, माइनर नहीं है। दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पागल हो चुका है, समझ गए ना? अनसाउंड मतलब वो अपने अच्छा बुरा नहीं सोच सकता। तीसरा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो लॉ ने बोल दिया कि ये पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है, उस लॉ ने स्पेसिफिकली इन तीनों को क्या बोला गया? ये कॉम्पिटेंट नहीं है। इनके अलावा कोई भी करता है तो वो कॉम्पिटेंट होता है, मतलब वो क्या कर सकता है? पार्टनरशिप कर सकता है। अब आपको क्वेश्चन आएगा भैया माइनर के बारे में तो पढ़ा है। गाइस एक बात मैं माइनर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या माइनर कभी भी एक नई पार्टनरशिप अगर स्टार्ट हो रही है उसमें क्या नहीं बन सकता? पार्टनर। वो अगर कोई पार्टनरशिप चल रही है उसमें वो एडमिट हो सकता है, और किसके लिए? केवल बेनिफिट के लिए।
वो लॉस में क्या नहीं बनेगा, पार्टनर नहीं बनेगा। माइंड माय वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस इसी में ही 2 और मोर पर्सन में एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि पार्टनरशिप एक्ट ये तो बताता है मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम के बारे में पार्टनरशिप बताता नहीं है। ये कौन बताता है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में मैं सीधा चलता हूं कि उसमें जो बताया गया है रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल के अंदर बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। दैट्स इट गाइस, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। दूसरी बात क्या बोला गया, एग्रीमेंट। यस, उनके बीच में पार्टनरशिप कब होगी, जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा, और वो रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल में भी। जब वो रिटर्न में होगा उसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। आई होप ये भी आपको आया होगा। थर्ड, लॉफुल बिजनेस। यस, जो पार्टनरशिप का बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। मतलब लॉफुल गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस शुड बी लॉफुल। लॉ में क्या बोला जाता है, शुड का मतलब मस्ट, तो इसका मतलब बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। उसके बाद अगला बोला गया प्रॉफिट शेयरिंग। गाइस माइंड माय वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं, प्रॉफिट शेयरिंग। अगर एक पार्टनर को प्रॉफिट से डिप्राइव किया जाता है, प्रॉफिट से वंचित रखा जाता है, तो वो कभी भी पार्टनर नहीं कहलाएगा। मतलब पार्टनर का मतलब होगा कि उसे प्रॉफिट मिलेंगे मिलेगी। हो सकता है किसी पार्टनर को हम ये कहते हैं कि आप लॉस में क्या ना करें, पार्टिसिपेट ना करें, लाइक माइनर, दैट कैन बी पॉसिबल कि लॉस में उसको पार्टिसिपेट ना करवाएं। लेकिन अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट से कहा जाता है कि भैया आपको प्रॉफिट नहीं दिए जाएंगे, तो वो पार्टनर नहीं है। मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। इसके बाद अगला आ रहा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये भी आपको आता है। बिजनेस क्या क्या किया जा सकता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, या तो एक कर सकता है, या एक के बिहाफ पर, सॉरी, या तो सारे कर सकते हैं, या सभी के बिहाफ पर कोई एक भी कर सकता है। और इसी में ही एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, प्रिंसिपल और एजेंट। ध्यान से समझना, प्रिंसिपल और एजेंट, हर एक पार्टनर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। प्रिंसिपल कैसे, मान लीजिए मैं हूं, हम 5 पार्टनर है, या हम दोनों पार्टनर है, ठीक है। अब हम दोनों पार्टनर है, मैं काम कर रहा हूं, मैं हम दोनों के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूं, तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो मैं आपका एजेंट हुआ, आप मेरे प्रिंसिपल हुए। अगर आप काम कर रहे हो तो आप एजेंट हुए और मैं क्या हुआ, प्रिंसिपल। तो हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये हमने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद अगला आता है राइट ऑफ अ पार्टनर। राइट, जल्दी से हर एक पार्टनर का अधिकार है कि वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर उसने लोन दिया है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उसका अधिकार है कि वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ले सकता है ना। और उसको अधिकार है कि कोई भी पार्टनर नया अगर एडमिट हो रहा है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये उसका अधिकार है कि उसकी कंसेंट के बिना एडमिट नहीं हो सकता, उसका अधिकार है। और क्या अधिकार है कि अगर उसने कोई फर्म के बिहाफ पर खर्चा किया है, वो उसको क्या करवा सकता है, मतलब वो ले सकता है उसको। और उसके बाद हमारे पास और क्या अधिकार है उसके पास, उसके बाद और भी बहुत सारे अधिकार है। कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा उससे पूछ कर लिया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे अधिकार है किसके पास, पार्टनर के पास। ये तो हमने राइट पढ़ा। अभी हम लाइबिलिटीज भी पढ़ेंगे गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड। यस गाइस, क्या आता है, पार्टनरशिप डीड। देखिए गाइस, पार्टनरशिप डीड के बारे में आप जानते हो बहुत अच्छे से। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड जब टर्म्स एंड कंडीशन को लिखित फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में किया जाएगा, उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। दैट कैन बी ओरल और दैट कैन बी इन रिटर्न। जब वो रिटर्न में होगी तब पार्टनरशिप डीड होगा। अब बात आती है, क्या पार्टनरशिप डीड अनिवार्य है, कंपल्सरी है? नहीं गाइस, ये अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन बोला जाता है ये बना लेनी चाहिए ताकि हम फ्यूचर के लड़ाई झगड़ों से बच सके। चलिए गाइस आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास अब बात आती है, देखिए पार्टनरशिप डीड हो गया, अब बात आई लाइबिलिटीज। हमने राइट पढ़ा, अब हमारे पास आई लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर की क्या क्या राइट तो हमने पढ़े, ये राइट्स है। अब लाइबिलिटी, एक पार्टनर की क्या लाइबिलिटी है, अगर वो फर्म का नाम यूज करके, फर्म का नाम यूज करके कुछ भी क्या करता है, बेनिफिट कमाता है, तो उसकी लाइबिलिटी है कि वो सारा बेनिफिट फर्म को दे, फर्म में जाना चाहिए। अगर वो क्या करता है, जैसा फर्म काम कर रही है वैसे ही अपने एक सेपरेट बिजनेस खोलता है और उससे कुछ प्रॉफिट कमाता है, ये भी उसकी लाइबिलिटी है कि वो प्रॉफिट जो है वो किसको दिया जाना चाहिए, वो फर्म को दिया जाना चाहिए, ये उसकी लाइबिलिटी है। अब देखिए गाइस, मैं कुछ प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, कुछ सेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, लाइक सेक्शन 30 हो गया हमारा, सेक्शन 31 हो गया, 32 हो गया। इस तरीके से हम सेक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले क्या बोला गया
कि 30 के बारे में क्या बोला गया, ये माइनर से रिलेटेड है। माइनर के बारे में क्या बोला जाता है कि माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन फॉर द बेनिफिट, केवल बेनिफिट के लिए। ये आपको कौन सा सेक्शन कहता है, 30। सेक्शन 31 क्या कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर एडमिट होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर होगा, या जैसा पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा गया है वैसा उसके अकॉर्डिंग होगा। और सेक्शन 32 क्या कहता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, और या जैसा हमारा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वैसे वो क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। और उसके बाद गाइस एक आता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 क्या बोला जाता है कि अगर कुछ भी ना बोला गया हो, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी ना बोला गया हो तो पार्टनरशिप डिसॉल्व कब हो जाएगी, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी। डेथ होते ही अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड, इसका मतलब होता है अगर कुछ ना बोला गया हो तो क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और सेक्शन 69 क्या कहता है, सेक्शन 69 आपको पता है कि जो फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, दैट इज ऑप्शनल। आपकी मर्जी है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और आपकी मर्जी है, करवाना चाहो करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहो ना करवाइए। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए गाइस, अब हम चल रहे हैं आगे। हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है गाइस, देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं। चार्ज अगेंस्ट एंड एप्रोप्रिएशन, आपने सुना है नाम? यस भैया, बहुत अच्छे से सुना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो आपको पे करने ही करने पड़ेंगे। यस, पे करने ही करने पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इनको कहां दिखाया जाता है गाइस, इनको प्रॉफिट एंड लॉस की कहां पर दिखाया जाता है, डेबिट साइड पर। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट में बंटवारा। अगर प्रॉफिट होंगे तभी दिए जाएंगे, अदरवाइज देने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। और इनको कहां दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद हमारे पास अगला आ रहा है गाइस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। गिवन बाय पार्टनर, यस गाइस, आपको पता है अगर क्या दिया हुआ है, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर वो उस रेट से दिया जाएगा। अगर मेंशन नहीं है तो गाइस 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा। गाइस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पार्टनर है, उसकी वाइफ ने, उसके भाई ने, किसी ने भी लोन दिया है और इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया, तो गाइस कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। केवल पार्टनर की बात होती है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है और अगर कुछ भी बोला नहीं गया है तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा। आई होप ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। और इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है गाइस, लोन गिवन बाय फर्म, गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। अगर किसने लोन दिया है गाइस, फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, तो इसके बारे में क्या बोला गया कि अगर फर्म ने लोन दिया हुआ है पार्टनर को, जो रेट मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट लिया जाएगा, पार्टनर से लिया जाएगा। फर्म के लिए इनकम होगी और प्रॉफिट एंड लॉस की कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। लेकिन अगर इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं गया, इंटरेस्ट के बारे में, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मेंशन नहीं किया गया पार्टनरशिप, तो कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर से लिया नहीं जाएगा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को दिया तो बोला गया, नहीं बोला गया तो 6% आपको पार्टनर को देना पड़ेगा। लेकिन यहां बोला गया अगर फर्म ने पार्टनर को दिया, अगर बोला नहीं गया तो कोई भी इंटरेस्ट उससे लिया नहीं जाएगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहेगा, इस कौन सा, यस, नेट प्रॉफिट। एक ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। नेट प्रॉफिट क्या होता है गाइस, जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं या इनकम्स होती है, उन सबको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। वो कहां जाता है, एप्रोप्रिएशन में जाता है। और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होती है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स को प्रॉफिट के लिए अवेलेबल होता है, कि ये प्रॉफिट्स पार्टनर के लिए अवेलेबल है कि उनको डिवाइड कर दिया जाए। मतलब सब कुछ एप्रोप्रिएशन करने के बाद, मतलब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे लेने के बाद, सैलरी, कमीशन, पार्टनर से रिलेटेड, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट बच जाता है दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट क्या है कि जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और इनकम्स सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है, देखिए अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रॉफिट तो कम है, जो नेट प्रॉफिट हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एप्रोप्रिएशन में और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब मिलाने के बाद हमारे जो प्रॉफिट्स है वो अल्टीमेटली कम है और जो एप्रोप्रिएशन है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये सब ज्यादा है। तो क्या बोला गया गाइस, ध्यान से समझना। मान लीजिए लेट्स सपोज ए और बी पार्टनर है, तो क्या बोला गया कि आप सभी की जो एप्रोप्रिएशन बनती है वो अलग अलग देख लो। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए का देना है इतना अमाउंट, बी का देना है इतना अमाउंट। उसके बाद कमीशन है, मान लीजिए बी की देनी है, ए की नहीं है तो इतना अमाउंट। मान लीजिए सैलरी किसकी देनी है, ए की देनी है इतना अमाउंट। तो तीनों का आपने क्या किया, टोटल किया, भी इतना अमाउंट दोनों का बनता है। तो जो इन दोनों की रेशियो होगी, मान लीजिए ये बनता है 2 लाख और ये बनता है मान लीजिए 1 लाख, ठीक है। तो ये रेशियो हो गई कितनी, 2:1। तो मान लीजिए हमारे प्रॉफिट, ये टोटल हो गए 3 लाख, हमारे प्रॉफिट है ओनली 1 लाख। तो क्या बोला गया, जो इसकी रेशियो होगी इसमें 1 लाख को क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड, मतलब 1 लाख को 2:1 में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड। तो ये कौन सा टॉपिक है, जब एप्रोप्रिएशन किससे ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट से ज्यादा। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, यस गाइस, कमीशन दी जा रही है। कमीशन कौन कौन सी होती है, 2 टाइप की, एक तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यस, और एक होती है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सीधी सी बात है, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो हमारा क्या होगा गाइस, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मतलब 10/100। और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो जो अमाउंट होगा 10/100 में उतना ही ऐड कर देंगे, मतलब 10 बाय जितना अमाउंट है मल्टीप्लाई में 10/110। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ रहा है गाइस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है गाइस, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है गाइस, ये हमेशा किस पर दिया जाता है, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल पर। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, फिर अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल वगैरह कोई इंट्रोड्यूस किया है उसको देखना है, उसको एडजस्ट करना है। अगर आपने कोई परमानेंट विड्रॉल किया जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, उसको हम एडजस्ट करेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। गाइस क्लियर है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, अगर कोई एडिशनल कैपिटल हुई है उस साल में उसको देखना है, और अगर कोई हमने परमानेंट विड्रॉन किया दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, उसको भी एडजस्ट करके फिर हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात आती है गाइस। अब ड्रॉइंग 2 तरीके से होती है, एक तो होती है मैंने बताया ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, और एक होती है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल तो यहां एडजस्ट होगी गाइस, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय एडजस्ट होगी। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यस, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट। गाइस क्यों लगाया जाता है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि आपको आपके प्रॉफिट आने हैं 31 मार्च को, आप उससे पहले वो पैसा निकाल रहे हो तो फर्म आपसे इंटरेस्ट डिमांड करेगी। तो गाइस ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अब आप ड्रॉइंग कर रहे हो, इसके भी 2 तरीके हैं, एक तो आप रेगुलर ड्राइंग कर रहे हो और एक आप इररेगुलर ड्राइंग कर रहे हो। ठीक है, इररेगुलर अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो इसके 2 मेथड होते हैं, वन इज सिंपल, भी सबका सेपरेटली आपने मान लीजिए May 1 को निकाला तो May 1 का अलग से इंटरेस्ट निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड सिंपल। आपने जुलाई में निकाला, जुलाई का अलग से। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, ये भी आपको आता है। ये प्रोडक्ट आप क्या करोगे, एक जो आपने निकाला, जितने मंथ्स के लिए निकाला उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अगला आपने जो निकाला उसको उतने मंथ से, इस तरीके से करने के बाद जो अमाउंट आएगा, जो सारे अमाउंट आए उनका ऐड कर दिया और प्रोडक्ट का टोटल कर दिया। ठीक है, यही करते हो ना आप लोग, कि जो हमारा अमाउंट आया उसका टोटल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय में रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय में 1/12। यस गाइस, यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, 1/12, 1/12 यहां पर आएगा। और उसके बाद रेगुलर ड्राइंग ये कब पॉसिबल है, ये वाला मेथड गाइस, इसमें 2 कंडीशंस होनी अनिवार्य है, जरूरी है। एक तो पहली बात, इंटरवल आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब मान लीजिए आप हर मंथ कर रहे हो तो मंथ, और एक आपका जो अमाउंट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, हर बार सेम होना चाहिए। तो गाइज इसमें आप लोगों ने पढ़ा भी है, अगर हम रेगुलर ड्राइंग करते हैं तो गाइज अगर आप मंथ की बिगनिंग में कर रहे हो, ठीक है, मंथ में भी आपके याद होगा बिगनिंग, एंड और मिड आता है। अगर आप बिगनिंग में करते हो तो आप 6.5 मंथ्स का लगाते हो, और अगर एंड में लगाते हो तो 5.5 मंथ्स का, और अगर आप, ये एंड है क्या, हाँ एड, और अगर आप मिड में करते हो तो 6 मंथ्स का, इस तरीके से। और अगर आप क्या करते हो, क्वार्टर करते हो, क्वार्टर में भी 3 तरीके हैं, बिगनिंग, एंड और मिड। बिगनिंग में करते हो तो कितने मंथ्स का लगता है, 7.5, और यहां पर कितने मंथ्स का लगता है,
4.5 और ये आ जाएगा 6 मंथ। इस तरीके से ये हमारी क्या होती है, अगर हम क्या कर रहे हैं गाइस, ये तो कब होता है अगर हम 12 मंथ्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, 12 मंथ्स के लिए। कई बार एग्जाम में क्या आता है कि हम 6 मंथ्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, 6 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है गाइस, अगर हम बिगिनिंग में कर रहे हैं 6 महीने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3.5 और यहां पर क्या आ जाएगा एंड में क्या आ जाएगा 2.5 और यहां पर कितना आ जाएगा मिड में कितना आ जाएगा, मिड में आ जाएगा 3। और इसी तरीके से क्वार्टर का करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ ड्रॉइंग, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो टॉपिक आ रहा है कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब आप कोई भी पास्ट एडजस्टमेंट, ये आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है। चलिए गाइज, अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो अगला कौन सा आ रहा है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है पास्ट एडजस्टमेंट। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपका अगला साल स्टार्ट हो गया, आप कोई चीज, कोई भी ट्रांजेक्शन पिछले साल की दिखाना भूल गए, लेकिन अब आपको पता चला कि ये आप दिखाना भूल गए हो, तो पिछले साल के सारे अकाउंट्स को चेंज करने की बजाय, ऑल्टर करने की बजाय आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल जर्नल एंट्री क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। तो गाइज इसमें दो चीजें आती है मेनली, आपको जो ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि अगर वो जो एंट्री है दैट इज रिलेटेड टू पार्टनर से रिलेटेड है, लाइक पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर का कमीशन है, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर ये सब चीजें विच इज रिलेटेड टू पार्टनर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पार्टनर में ही वो पार्टनर से लिया जाएगा और पार्टनर को दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली उनकी कैपिटल ही एडजस्ट हो जाएगी। समझ आया? मान लीजिए लेट्स सपोज सैलरी है, सैलरी देना भूल गए तो क्या होगा, अल्टीमेटली पिछले साल के प्रॉफिट बढ़ गए होंगे तो पार्टनर्स में ज्यादा डिवाइड हो गए होंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुए होंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब उनको सैलरी देनी है तो सैलरी क्रेडिट करेंगे, मान लीजिए ए और बी को सैलरी देनी थी, वो क्रेडिट होगी, ठीक है, जो सैलरी देनी थी, मान लीजिए 10,000 और 20,000 ये सैलरी थी, ये हमने क्रेडिट कर दी। अब 30,000 प्रॉफिट पिछले साल ज्यादा बढ़ गए होंगे, मान लीजिए 1:1 है, तो वो हम उनसे वापस लेंगे, तो उनसे वापस लिए जाएंगे। 30,000 के प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, डिवाइड हो गए होंगे 15 और 50। गाइस क्लियर है? तो अल्टीमेटली मिलना चाहिए था 10, मिल गया 15, तो 5,000 उससे वापस लिया जाएगा डेबिट, मिलना चाहिए था 20, मिला है 15, 5,000 इसको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो एंट्री वुड बी क्या होगी, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियर होना चाहिए, अगर वो पार्टनर से रिलेटेड बात की जा रही है, लाइक उसकी सैलरी, उसकी कमीशन, उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो गाइज एक की कैपिटल डेबिट होगी तो दूसरे की क्रेडिट हो जाएगी, अल्टीमेटली पार्टनर में ही एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अदर कोई चीज आती है, दूसरी क्या बात आती है, अदर कोई चीज आती है, लाइक हमारा रेंट है, रेंट देना था हमने 10,000, तो उस केस में रेंट देना था 10,000, दिखाया नहीं है, बहुत इजी है, कोई भी अदर आइटम आती है, अब आपको क्लियर होना चाहिए, रेंट देना था 10,000, दिखाया नहीं है, तो ए और बी में क्या हुआ होगा, प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, डिवाइड हो गए होंगे, तो हमने क्या कर दिए होंगे, दे दिए होंगे, तो हम उनसे वापस लेंगे। 10,000 प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, 10,000 डिवाइड हुए होंगे, तो 5,000 उनसे क्या लिया जाएगा, वापस। और अल्टीमेटली भाई रेंट इनको थोड़ी देना, क्रेडिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि रेंट तो टेनेंट को देना, जिससे हमने लिया हुआ है उसको देना है गाइस, इनसे नहीं लेना है, तो इनसे तो केवल इनको नहीं देना है, इनसे तो केवल लिया जाएगा 5,000 ए से लिया जाएगा, 5,000 किससे लिया जाएगा, बी। तो एंट्री वुड भी क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 5,000, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 5,000, और 2 में रेंट पेबल, ये आपकी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी, जिसको आपने देना है, दैट वुड भी क्या हो जाएगा 10,000। तो इस तरीके से ये आपकी क्या होते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट की बातें होती है, ठीक है। इसके बाद बात आती है लास्ट टॉपिक जो आपका आता है, गारंटी। गारंटी दी जा रही है किसको, पार्टनर के द्वारा, किसको दी जा रही है, पार्टनर को दी जा रही है। गाइस इसमें भी दो बातें आती है, अगर सभी गारंटी कर रहे हैं, ठीक है, सभी क्या कर रहे हैं, गारंटी, सभी, ऑल पार्टनर, एक्सेप्ट जिसको दी जा रही है वो थोड़ी करेगा अपने आप को गारंटी, भाई मैं भी अपने आप को गारंटी कर रहा हूं, नहीं गाइस, ऑल पार्टनर एक्सेप्ट जिसको क्या दी जा रही है, गारंटी, या कुछ इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी कर रहे हैं। देखिए दो बातें आती है, एक तो ऑल पार्टनर गारंटी कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल पार्टनर। इसमें भी दो बातें आती है कि ऑल पार्टनर गारंटी कर रहे हैं इन सम अदर रेशो, और नथिंग इज गिवन। दूसरा आता है नथिंग इज गिवन, कुछ भी बोला नहीं है, या जब कुछ नहीं बोला तो माना जाता है जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में है उसमें, या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो कर रहे हैं। गाइस दोनों का मतलब सेम है, गाइस क्लियर है। तो हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज क्वाइट इजी। गाइस सबसे पहले
मान लीजिए गारंटी दी जा रही है, तो पहले तो हम यही देखेंगे ना भैया क्या जो प्रॉफिट है क्या पता उससे ज्यादा ही दिया जा रहा हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट्स को डिवाइड, मान लीजिए 1 लाख प्रॉफिट है, उसको डिवाइड करोगे, दो पार्टनर है 1:1, तो 50,000 50,000। नाउ यू हैव टू चेक क्या जो प्रॉफिट मिल रहा है, मान लीजिए उसको गारंटी दी गई थी 60, पहले ये चेक करोगे क्या 60 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब देखो मिला 50, मान लो बी को गारंटी दी गई कि बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 60। अब देखो मिला कितना 50, तो 10,000 कम मिला है, तो ये गारंटी कह रहा है भैया मैं दूंगा, तो अल्टीमेटली ए को कितना मिल रहा है 50, बी को कितना मिल रहा है 50, लेकिन बी को मिलना चाहिए था 10,000 और, तो 10,000 इसको देंगे और 10,000 इसमें से क्या कर देंगे माइनस। तो इस तरीके से गारंटी दी जाती है अगर सभी पार्टनर, गाइज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर सभी पार्टनर गारंटी कर रहे हैं, अगर किसी अदर रेशो में कर रहे हैं, तो पहला क्या करना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा कि गारंटी से मतलब पहले आपको निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में उनको मिल कितना रहा है, भी जो उनकी रेशियो है उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड करना, क्या पता पहले ही उससे ज्यादा मिल रहा हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो कितना कम मिल रहा है वो निकालोगे और उसको अगर एग्रीड रेशियो है अदर रेशियो उसमें डिवाइड कर देंगे, और अगर नहीं बोला गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे। और इंडिविजुअल कोई अगर सेपरेट क्या कर रहा है, मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में मान लीजिए बी को गारंटी दी गई कि आपको 60,000 प्रॉफिट दिया जाएगा, और ए कह रहा है भैया मैं अकेला मैं गारंटी कर रहा हूं भैया मैं आपको दूंगा, ए बी का क्लोज है, बी को कहता है भैया मैं गारंटी कर रहा हूं कि आपको 60 मिलेगा ही मिलेगा, तो सी कहता है मेरे को क्या दिक्कत है, बढ़िया आप कह रहे हो तो ठीक है। तो गाइज पहले क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको जो उनका प्रॉफिट है, मान लीजिए 1 लाख प्रॉफिट है, उसकी उनकी रेशियो है 2:1:1, तो क्या हो गया 2:1:1 में कितना हो जाएगा 50,000 25 25। और अब देखो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा एक्चुअल में उसको क्या पता उससे ज्यादा ही मिल रहा हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर बी को मिल रहा है 25, ए को मिल रहा है 50, ठीक है, और सी को मिल रहा है 25। अब क्या हुआ, ए ने गारंटी किया भैया मैं दूंगा, तो सी कहेगा भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप करो अपने आप मौज करो, मेरी तो मौज हो गई, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भैया 25,000 है, मैं 25,000 मैं तो अपने लेके साइड में। बी को कितने की गारंटी दी गई थी 60 की, तो इसका मतलब 35 क्या किया जाएगा, उसका कम है, तो 35 कौन देगा ए, तो ए को अल्टीमेटली कितने मिल रहे हैं 15, बी को कितने मिल गए 60 और इसको कितने मिल रहे हैं 25,000। मतलब अगर इंडिविजुअल कोई गारंटी करता है तो पहले आपको अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा उनको मिल कितना रहा है, अगर मिल ही उतना रहा है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर उससे कम मिल रहा है तो जितना अमाउंट होगा वो स्पेसिफिक पार्टनर क्या करेगा गारंटी। और गाइज एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट का टॉपिक है, कई बार क्या करता है पार्टनर गारंटी करता है कि मेरे काम से फर्म को इतनी इनकम होगी, मेरे काम पार्टनर गारंटी कर रहा है कि मैं फर्म को इतनी इनकम प्रोवाइड करूंगा, मेरे से मतलब जो मैं कमाकर लाऊंगा कम से कम मैं इतना दूंगा। तो गाइज मान लीजिए लेट्स सपोज ए बी 2 पार्टनर है, ए गारंटी कर रहा है कि मैं कम से कम मेरे द्वारा किए गए काम से फर्म को जो अर्निंग होगी वो 1 लाख होगी, लेकिन एक्चुअल में हुई कितनी 80,000, एक्चुअल में हुई उस काम से 80,000, तो ए को क्या करना पड़ेगा फर्म को देना पड़ेगा, तो फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो गाइज यहां पर एंट्री क्या होगी, ए की कैपिटल कम होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 में क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना 20,000 एंड 20,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और गाइज ये आपका चैप्टर यहां पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मैंने कोशिश की एक शॉर्ट टाइम में आप लोगों को पूरा चैप्टर एक बार ओवरव्यू देने की। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ आया गाइज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका यूज हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसके ऊपर लाइक कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। और गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट इज वेरी अनफेयर गाइज, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।